नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर मैथ एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे। और लॉकडाउन के चलते हुए मैंने देखा है कि अब लॉकडाउन में भी कोरोना और भी पैर पसारे जा रहा है। धीरे धीरे शहर से गांव से ढाणियों में जा रहा है। तो इसलिए आप गांव में भी सेफ रहे, घर में रहें, मास्क का यूज करें और एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस के बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी क्लास 2 में संख्या पत्ती क्लास 2 में हम कुछ संख्याएं पढ़ चुके हैं और बाकी अब पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक चीज को। पहले हमने बाइनरी संख्या सीखी और अब उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को दूसरा नाम है यौगिक संख्या। इसको यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जा सकता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे सी-टेट वगैरह में पूछा जा चुका है कि, और अब से 5-6 साल पहले रेलवे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यौगिक संख्या है। तो हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या और यौगिक दोनों एक ही बात है। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग चले जाए। दो, या ऐसे बोल सकते हैं कि दो खंडों से ज्यादा उसको टुकड़े किए जा सकते हैं। तो जैसे इसका है भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से जिन संख्याओं में स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग चले जाए, कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसमें ज्यादा बड़े कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक ये पूछा गया है कि ज्यादातर कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली भाज्य संख्या की बात की जाए तो क्या आएगी? 4। पहली भाज्य संख्या की बात की जाएगी तो क्या आएगा? 4। फिर वो के बाद घुमा के थोड़ा सा पूछ लेता है वह संख्या जो विषम भी हो और भाज्य संख्या भी हो, है ना। प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी? प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी? थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो प्रथम भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम विषम भाज्य संख्या की बात की जाए तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह। तो यहाँ पे ये सारी संख्याएं क्या है? सम है। और यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है? विषम। विषम संख्या कौन सी आ रही है भाई? 9 आ रही है। विषम संख्या क्या आ रही है? 9। तो वह प्रथम विषम में भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। क्या है? 9 है। प्रथम भी है, भाज्य भी है और विषम भी है। प्रथम भी है, भाज्य भी है और विषम भी है। तो दोस्तों इसमें बस इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या। इसको रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों का भी मतलब एक ही होता है कि अभाज्य संख्या को क्या बोल सकते हैं? रूट संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोल सकते हैं? रूट संख्या। रूट संख्या भी अभाज्य और अभाज्य भी रूट है, दोनों ही एक बात है। कोई भी नाम आ जाएगा तो बात एक ही रहेगा, दोनों का एक ही मान होगा। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग चले नहीं जाए। एक वे स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। और भाज्य में क्या होता? चले जाता था। भाज्य में क्या होता था? एक और स्वयं के अलावा भाग चले जाता। ये उसके विपरीत है। ये क्या है? उसके विपरीत है कि भाई वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा भाग नहीं जाता हो किसी का, वह कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाज्य संख्या कम आती है, अभाज्य संख्या के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो बिल्कुल सॉरी दोस्तों, तो पहले तो पूछा जाता था नॉर्मल क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है।
प्रथम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर वो कई बार पूछ लेता है वह अभाज्य संख्या जो सम भी है, वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या भी है, तो उसके लिए भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। तो इसको 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रथम है और प्रथम सम अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसको थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो कहते हैं प्रथम। अब क्या कई बार स्टूडेंट को राइट चीज होती है, प्रथम अभाज्य संख्या की बात आते ही डायरेक्ट वो तो 2 लिख देंगे, उलट है वो थोड़ा सा पूछ लेता है प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम भी हो, विषम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो बच्चे क्या रटे रटाए होते हैं, वो डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, टुकु कर देते हैं, पूरे सवाल को पढ़ते ही नहीं और इसलिए गलतियां हो जाती है अक्सर, बाकी नहीं कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई प्रथम भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए, तो 2 तो क्या है सम, तो 2 तो हो नहीं सकती, तो प्रथम क्या आएगी, 3 आएगी। क्या आएगी, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। प्रथम भी है और विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो क्या आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको थोड़ा सा और भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय, प्रथम की जगह द्वितीय विषम संख्या, द्वितीय विषम संख्या पूछा जाए तो पहली तो 3 है, द्वितीय की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। ये बहुत ही अलग तरीके की बात है कि थोड़ा सा घुमाते हम घूम जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आराम से आप समझ सकते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या से किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आराम से इजी और जरूर आता है। इसका सबसे ज्यादा रहता है क्वेश्चनों का एवरेज, अब तक की जितने भी एग्जाम है उसमें अभाज्य संख्या के बारे में ज्यादा पूछा गया। तो मैंने बताया कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या से 2, फिर पूछा जाता है कि भाई सम और अभाज्य संख्या हो, वह संख्या जो सम भी हो और अभाज्य हो, तो भी क्या आएगा, 2। और वो पूछे प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम भी हो, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो क्या आ जाएगा, 3। वो पूछ रहे द्वितीय विषम अभाज्य संख्या, द्वितीय भी हो तो क्या आ जाएगा, 5। और तृतीय पूछा जाए तो 7। बाकी इतना आज तक पूछा नहीं, यहाँ तक तो पूछ चुके हैं, 1-2 बार आ चुका है कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या है, 3। क्या है दोस्तों, 3 है। इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे और आगे देखेंगे कि इसमें एक चीज और आती है कई बार कि ये पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता था, तो क्या आंसर था, 25 पहले क्यों रखिए। बाकी अब देखो आजकल हर चीज का नया एडिशनल तरीका आ गया, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गए, बच्चे ज्यादा हो गए, तो उन्हें हर हाल में बच्चों की भीड़ को कम करने के लिए उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बाकी संख्या तो वही रहेगी, संख्या में कुछ हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा उसको और घुमा देते हैं बच्चों को, तो इसमें थोड़ा सा और घुमा दिया। ये क्या करता है, पहले की तरह नहीं पूछता क्वेश्चन, पहले की तरह 1 से 100 तक या 1 से 75 तक ऐसा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ने पढ़ रखा है वहां तक। ये पूछता है जैसे 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसके लिए आप एक चीज आपको याद रहेगा, 422, 322, 321, 4। ये संख्याएं आपको लग रही होगी शुरू में बहुत ही टफ है, बहुत याद करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद रखना है 422, 322, 321, 422, 322, 321 और 1 4 पहले लगा देंगे, 1 4 पहले लगा देंगे, खूब अच्छे से याद हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 422, 422 के बाद 322 और 322 के बाद 321, तो आराम से इजी वे याद रह सकती है। आप इस ट्रिक को याद रखो, अभाज्य संख्या संबंधी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती आपको, क्योंकि वो कितना भी घुमा ले। अब देखो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो पूछे कि भाई 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो सारी चीज माइंड में रखे, इतना ज्यादा 45 तक भी पूछ सकता है, 40 तक भी पूछ सकता है, 30 तक भी पूछ ले, 70 तक पूछ ले, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बनाई है, इस फार्मूले से आप बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो।
कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अभाज्य संख्या संबंधी गिनती के लिए कि आप आराम से गिन सकते हो। तो देखो ये किस तरीके से बनाया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये किस तरीके से बनाई हुई है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पहला जो अंक है देखो शोधक कितनी संख्या है 4 4 8 4 12 3 15 15 4 19 19 1 20 5 25 तो कितनी संख्या है शोधक भाई 1 से लेकर 100 तक 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं भाई 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों 25 होती है। कैसे होती है मैंने आपको एक ट्रिक बता दी 422 422 422 422 322 321 खूब याद रह सकता है 422 422 उसके बाद 322 और 322 के बाद में 321 और एक 4 आगे लगाना है 1 4 ये लगा। अब इसको किस तरीके से मैंने डेवलप कर रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से कि क्या है कि जैसे एक अंक है तो एक लाइन में जितने भी अभाज्य संख्या है वो है इस तरीके से किस तरीके से जैसे ये लास्ट की संख्या है देखो तो ये लास्ट की संख्या का मतलब है 91 से लेकर 92 93 94 95 96 97 98 99 100 इस तरीके से किस तरीके से है भाई इस तरीके से ये है। तो कहने का मतलब ये लास्ट लाइन में से है लास्ट जो भी लाइन है उसमें से है। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो हम ऐसे गिनने थोड़ी बैठेंगे 91 92 93 94 95 96 97 98 97 हो गई ये हो गई इस तरीके से थोड़ी देखेंगे कि ये है नहीं है इतना हमारे पास टाइम नहीं हुआ सोचने और समझने के लिए। तो एक बार समझ लेंगे कि हमको जो लास्ट अंक है तो वो क्या है लास्ट वाली लाइन में से है। तो हम आराम से याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से कोई भी सवाल पूछे जैसे वो पूछ लेता है 1 से 50 तक 1 से 50 तक की पूछ लिया अभाज्य संख्या है भाई तो 50 अपन गिन लेंगे ऐसे लाइन गिन लेंगे 1 10 वाली 11 वाली 12 21 तो इस तरीके 10 20 30 40 50 ऐसे गिन लेंगे 10 20 30 40 50 ऐसे गिन सकते हैं कि भाई 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन 5 लाइन कहां तक आ गई दोस्तों यहां तक आ गई कहां तक आ गई यहां तक। तो हम गिन लेंगे 4 4 8 4 12 12 दिन कितने हो गए 15 तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 15 आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। तो कोई फिक्स नहीं कुछ भी पूछ ले वो पूछ लेता है दोस्तों कि डायरेक्टली 1 से 30 तक 1 से 30 तक तो हम यहां तक गिन लेंगे 1 2 3 क्योंकि पहला है तो ये है 1 से लेके 10 तक की लाइन दूसरा है तो 11 से 20 तक के तीसरा है तो कितने 21 से 30 तक का इसी तरीके से सब है। तो ये 10 वाले 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरीके की जो भी लाइनिंग है उसमें वही अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको बताया कैसे जैसे इसको पहले वो देख लो 4 कैसे है पहली वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हम पहली अभाज्य संख्या कितनी है 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 तो ये कितनी है 4 कितनी है 4। तो मैंने इसको एक ट्रिक का रूप दे दिया डायरेक्ट रख दिया 422 322 321 इनके आगे एक 4 और लगा दो एक बार आप पढ़ लोगे कभी भूलने की जरूरत नहीं होगी। तो एक अंक का मतलब होता है एक लाइन के अंदर है तो कहीं से पूछ सकते हैं तो हम उसको गिन के काउंट कर सकते हैं। जैसे पूछा गया 1 से 50 से तो हमने गिन ली 5 लाइन 1 2 3 4 5 हो गई। तो इनको डायरेक्टली हम देखने की जरूरत नहीं हमने गिन ली 4 4 8 4 12 3 15 15 हो गए। वो पूछ लेता 60 तक है तो एक लाइन और ले लेते और 15 तो क्या हो जाती भाई 17। वो पूछ लेता है 1 से 60 के बारे में पूछ लेता है 15 तो क्या हो जाती 17 हो जाती क्या हो जाती 15 और या 17। देखो कई बार वो चाहे तो और भी घुमा के पूछ सकता है वो कह देता है कि 20 से लेकर 30 तक 20 से लेकर 30 तक 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है 20 से 30 तक पूछ लेता है। तो अब अपन 20 से संख्या देखना चालू थोड़ी करेंगे तो हम देख लेंगे 1 2 3 तो तीसरी लाइन में आता है 30
तीसरी नंबर में आता है 30, तो 30 में कितनी है भाई 2, तो हमारी कितनी हो जाएगी संख्या 2, कितनी हो जाएगी 2। तो रटने से पार नहीं पड़ेगा, कई बार हुक्म दे रखा है 1 से 100 तक 25 है, 175 तक इतनी है, 115 तक इतनी है, ऐसे नहीं वो पूछ लेता है डायरेक्टली, कहीं से भी कट करके भी तो पूछ सकता है आप, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ट्रिक को याद रखो, 422 322 321 422 322 321 1 4 आगे लगा देना है, और एक अंक का मतलब है एक लाइन में, कि भाई एक लाइन में कितनी बार संख्याएं हैं, तो हम आराम से गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पूछा जाएगा आप इस ट्रिक से बहुत अच्छे से कर सकते हो और आराम से ही याद रह सकते हैं, ट्रिक कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, P बटे Q का रूप क्या है? आज तक हमने पढ़ा है, 90% छात्रों को पता ही नहीं P बटे Q रूप क्या होता है। इतना जानते हैं परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। इतना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो मेरे दोस्तों अब मैं बता देता हूँ P बटे Q के रूप में क्या है। इसको भिन्न संख्या भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भिन्न संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्या को भिन्न संख्या भी कहते हैं, तीसरा नाम इसको अनुपातिक संख्या भी कहते हैं, तीसरा नाम इसको अनुपातिक संख्या भी कहते हैं। कहीं भी आपको लिखा आ जाए कि भाई अनुपातिक संख्या क्या है, कैसे है, तो आप उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारी भिन्न संख्या क्या है? अनुपातिक संख्या। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, P बटे Q का रूप, P बटे Q का मतलब होता है भिन्न संख्या में लिख दें। P बटे Q का रूप, P और Q कोई अलग से लिखी हुई खानी या नहीं आई, अब तक हमने पढ़ी है ना। आप किसी से पूछोगे, आज बड़े बड़े कंपटीशन के बच्चों को पूछो सब परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q के रूप, अब उनको ये पता है P क्या होता है, Q क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे कई बार आपने परिभाषा में सुना होगा कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, Q का रूप 0 नहीं होना चाहिए, Q का रूप 0 नहीं होना चाहिए कहा जाता है। आपने कभी समझा ही नहीं कि आज तक क्यों कहा गया है। आज के किसी बच्चे से पूछ लो P बटे Q, तो चलो बताए नहीं बताए, पर उसको ये भी नहीं कि Q का रूप कैसे नहीं होना चाहिए 0। तो मैं आपको बता देता हूँ, P बटे Q का रूप का मतलब होता है कि वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। तो भिन्न के रूप में कैसे भाई दोस्तों? 2/3, ये क्या हो गया? भिन्न रूप हो गया। क्या हो गया? भिन्न रूप हो गया। 4/9, तो ये क्या हो गया? भिन्न रूप हो गया। वह संख्या जिसे किसमें रखा जा सके? भिन्न के रूप में रखा जा सके। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो भिन्न के रूप में मतलब क्या हुआ? अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 आती है। एक प्रॉब्लम आती है इसमें कि Q का रूप 0 क्यों नहीं? तो मतलब वह संख्या जिन्हें अंश और हर के रूप में रखा जा सके। अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर 0 वाली संख्या नीचे वाली संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की बात की जाए तो वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सकते, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु इनका Q रूप 0 नहीं होना चाहिए या हर का रूप 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो बटे सही की संख्या नीचे की संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, बहुत अच्छे से है। आप देखो, जैसे मैंने 4/0 रख दिया, क्या 4/0 रख दिया, मान लो ये संख्या आई और पूछा जाए कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो 4 का हम भाग और 0 भाग 4 में देंगे, 0 एकम 0 0 2 कम 0 को कभी किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो हमने यहाँ 0 रख दिया और ये 4 फिर 0 ये 4। तो ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं और ये कब तक? अनंत तक लगातार चलती चली जाएगी। तो इसलिए जब भी किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं, तो उसमें क्या आता है? अनंत प्राप्त होता है। क्या होता है? अनंत प्राप्त होता है, इसका कोई भी अंत नहीं हो। तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको जब 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? अनंत प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या जब अनंत प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या नहीं होती? परिमेय संख्या नहीं कहलाती। वो संख्या क्या नहीं कहलाती दोस्तों? परिमेय संख्या नहीं कहलाती। तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा क्यों 0 नहीं है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। जब भी 0 होगा तो वह संख्या किस में चली जाएगी? परिमेय, उससे अनंत संख्या में चली जाएगी। उस संख्या के लगातार वही मान आता चले जाएगा, तो इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसलिए हर का रूप या Q का रूप P बटे
क्यू का रूप क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो है तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और खास बात और बता देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी सी बात है कि हमने अभी पढ़ा परिमेय संख्या क्या संख्या कहलाती है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, परिमेय संख्या क्या है, भिन्न संख्या, तो आपको भिन्न होनी चाहिए। तो मैंने जैसे बोल दिया दोस्तों 5 परिमेय संख्या है क्या, आपका बहुत ज्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स रहेगा, सर परिमेय संख्या कैसे है, तो भिन्न संख्या नहीं है, ये तो भिन्न संख्या नहीं, और कंफ्यूज हो जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कहते हैं ना पानी का तैराक पानी में मरते, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों भी छोटी छोटी गलती के कारण कहते हैं कि जादू एक छोटा सा छेद डुबो देता है, तो वही कारण होता है, छोटी छोटी गलतियों से हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखो 5 परिमेय संख्या है या नहीं है, मैं बता देता हूँ क्लियर सी बात। कोई भी प्राकृत संख्या हो या क्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, हमने जितनी भी संख्या पढ़ी वो किस में आ जाती है दोस्तों, परिमेय में आ जाती है। किस में आ जाती है दोस्तों, परिमेय में आ जाती है। जैसे अभी 5 है तो आप कहोगे साहब भिन्न संख्या तो है नहीं, p बटे q का रूप तो है ही नहीं, भाई p बटे q के रूप में होगी तभी मानेंगे, भिन्न के रूप में होगी तो मानेंगे। ठीक है, कई बार आया है ऐसा, एग्जाम ऑप्शन में दे देता है भाई ये परिमेय संख्या कौन सी है, और आप क्या करते हो कि बिल्कुल गलत कर देते हो, क्योंकि आपने अभी क्लियर किया नहीं। तो मैं बता देता हूँ, प्रत्येक अंक के साथ में गुणा में भाग में एक जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं इसको 1 से गुणा कर दूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो 5 को 1 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ये 1 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरीके से 5 में 1 का भाग दे दे तो कितना आएगा, 5। इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं हुआ। इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ इसके मान में परिवर्तन। इसलिए हम प्रत्येक अंक के साथ में 1 रख सकते हैं, बट्टे में क्या रख सकते हैं, गुणा में भाग में 1 रख सकते हैं, या उसको ये बोल सकते हैं कि इन प्रत्येक अंक या संख्या के साथ में 1 गुणा में भाग में 1 छुपा हुआ रहता है। तो 5 को हम 5 बटे 1 भी मान सकते हैं, तो दोनों ही बात एक है, चाहे इसको ये कह दो चाहे आप या इसको 5 कह दो, तो दोनों ही चीज क्या हो जाएगी, एक ही बात है। तो जब 5 बटे 1, 5 को 5 बटे 1 रखा जा सकता है तो भिन्न हो गए, क्या हो गए दोस्तों, भिन्न हो गए। तो इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाएगी। जितनी भी विषम भाज्य अभाज्य है वो सभी संख्या किसमें आ जाती है, परिमेय संख्या में आ जाती है, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या हो भिन्न में लिखी है वो तो भिन्न में आएगी आएगी, उसको तो कोई भी पहचान लेगा। 1 बटे 5 आ गया, 3 बटे 8 आ गया, 11 बटे 13 आ गया, 2 बटे 15 आ गया, इस तरीके से भिन्न लिखे होंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। पर मैंने आपको बता दिया कंफ्यूज करने के लिए, और भी थोड़ा सा इसको घुमा देगा और वो डायरेक्ट संख्या दे देगा, पूछ लेगा भैया परिमेय है या नहीं, तो क्या है, परिमेय। प्रत्येक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है दोस्तों। बात खत्म हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस परिमेय संख्या में ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 22 बटे 7 परिमेय संख्या है या नहीं। y का अगर कोई मान होता है, पूरा मान नहीं होता, तो 22 बटे 7 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और यदि ये पूछ ले इसमें क्या कि ये इस तरीके से कि ये परिमेय है या नहीं, तो ये किस में चले जाता है, मान अपरिमेय में। क्या चले जाता है, अपरिमेय। अब देखो अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय वह संख्या होती है, वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, इसको सीधा समझ सकते हैं, वह संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसका हल 0 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, p बटे q के रूप में नहीं लिख के p बटे q के रूप में है ना, तो उसका q रूप क्या हो सकता है, 0। तो हर क्या हो सकता है इसमें, 0। उसका विपरीत है क्या है, बस ये डिफरेंट है, वो उसका विपरीत है कि भाई कोई भी संख्या है, जैसे मैंने रखा, ठीक है, 4 बटे 0 ये आ जाता है, तो ये क्या हो गया भाई, अपरिमेय हो गया। क्योंकि जब हम 0 का भाग 4 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों,
अनंत प्राप्त होगा। क्या होगा? अनंत प्राप्त होगा। तो आप इसको सीधे से समझ सकते हो, जिन संख्याओं को पूर्ण वर्गमूल घनमूल नहीं निकलता हो, या समझो कि कोई भी गणितीय चिन्ह जैसे पाई है, स्टार है आदि, किसी तरीके आदि कोई भी चिन्ह आता है, कोई भी गणितीय चिन्ह आता है, ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय। यदि कोई भी गणितीय चिन्ह आता है और डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है इसमें कि ऑप्शन में दे देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। और जब कोई भी गणितीय चिन्ह आएगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय, है ना। तो परिमेय नहीं है तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। सीधी सी बात है। वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता या अनुपात के रूप में, इस परिमेय संख्या का नाम क्या है? भिन्न संख्या। और अनुपातिक संख्या, अनुपातिक संख्या वह संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता, जैसे 1/4 था तो इसको 1/4 में लिख सकते हैं, दोनों ही बात एक है। तो परिमेय में क्या होगा कि वह संख्या, अपरिमेय में क्या होगा? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या क्या कहलाती है भाई? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। क्लियर? कोई भी गणितीय चिन्ह आते हैं तो वो किस में आ जाता है? अपरिमेय में आ जाता है। किस में आ जाता है? अपरिमेय में आ जाता है। इसी तरीके से देखा जाए तो हम आगे देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जिन संख्याओं का पूरा पूर्ण का मतलब पूरा वर्ग संख्या हो, तो जैसे एक का 1 होता है, वैसे 2 का 4, हाँ 3 का 9, 25, ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग, जिनका पूर्ण का मतलब पूरा वर्ग मूल निकाला जा सके या वर्ग के, हैं, तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण वर्ग। किसी संख्या का पूरा वर्ग किया गया है। ये जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, वैसे 3 का, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, इनका पूरा वर्ग हुआ है। पूर्ण का मतलब पूरा हुआ है। उसी तरह पूर्ण घन संख्या होते हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का होता है, 4 का 64। तो ये क्या हो जाती है दोस्तों? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या हो गई। ये क्या हो गया? पूर्ण घन संख्या। जिन संख्या पूर्ण मतलब पूर्ण क्या हो? घन हो, पूरा घन निकाला जा सके, घन हो, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण घन संख्या। ठीक है? पूर्ण से ही पूरा हो रहा है, अपने आप में पता है कि भाई पूर्ण घन संख्या की भाई वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से घन किया गया हो। ठीक है दोस्तों? वास्तविक संख्या, इसके बाद में आती है वास्तविक संख्या, इसके बाद में आएगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या? जितनी भी अब तक हमने संख्याएं पढ़ी है, जितनी भी संख्याएं अब तक पढ़ी है, वो क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम हो, विषम हो, ये सभी संख्या किस में आती है? वास्तविक संख्या में। क्या आती है? वास्तविक संख्या। उसके बाद में काल्पनिक संख्या। उसके बाद में दोस्तों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसमें मात्र कल्पना की जा सके कि वास्तविक संख्या न होकर क्या है? काल्पनिक है। जैसे √7 कर लिया, √-5 कर लिया, तो ये क्या है? संख्या नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज हमारी संख्याएं बिल्कुल क्लियर हो गई और बहुत अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूँ बहुत जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चे को पढ़ाऊंगा। अब आगे का जो भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से चलेगा। अगला कल हमारा जो भी टॉपिक होगा वो होगा कि किसी संख्या में किस संख्या का भाग देने पे शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों कल से हमारी ये संख्या पूरी हो गई, हमें बेसिक ज्ञान हो गया। उसके बाद आप कमेंट करके किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और बहुत अच्छे तरीके, जबरदस्त तरीके से, एनर्जी तरीके से हम पढ़ेंगे आगे और बहुत मजा आने वाला है। मैं कहता हूँ मैथ में आप या संख्या पद्धति बहुत अच्छे से पढ़ लो, प्रतिशत अच्छे से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगी आपकी मैथ में, कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से बात, और मेरी सार्थकता इसी में कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा पाऊँ और आपको अच्छे से अच्छे सिखा पाऊँ। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और यदि नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बाय दोस्तों।